नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आम चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हो रहा है। मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश में कुल मतदाताओं की संख्या 97.6 करोड़ है। 2019 की बात करें, यानी पिछले आम चुनाव की बात करें, तो मतदाताओं की संख्या करीब करीब 90 करोड़ थी और 2019 में जो कुल वोटिंग प्रतिशत रहा था वो 67.4% था। पिछले आम चुनाव में करीब 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं किया था। इस बार चुनाव आयोग ने 100% वोटिंग को एक चुनौती के रूप में लिया है और मिशन मोड में इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। आखिर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर कैसी होती है चुनाव आयोग की रणनीति और तैयारियां, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपी रावत जी, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। रावत सर, पहले मैं आपसे ये समझूंगी, ये चैलेंज, ये चुनौती कितनी बड़ी होती है आप लोगों के सामने, मतदाताओं को बूथ तक लाना चुनाव आयोग के लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और स्पेशली इस बार ये ज्यादा बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि ये पीक ऑफ समर में हो गया है। जनरली पिछला चुनाव 19 वाला जो मई के मिडिल में ही खत्म हो गया था, उसके पहले वाला भी, तो अभी 4 जून तक है ये, तो इसमें लास्ट पोलिंग 1 जून को है और अभी से प्रेडिक्शन ये है, फोरकास्ट ये है कि ये बहुत ज्यादा हीट वेव रहेंगी इस बार। अप्रैल से ही हीट वेव चालू हो जाएंगी, तो चुनौती इस बार बहुत बड़ी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत अच्छी कार्य योजना बनाकर बहुत तत्परता से इस पर काम शुरू किया है। एनरोलमेंट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जो नए लोग एनरोल करना चाहते हैं वो आसानी से एनरोल कर सकें और डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक उनके एरिया में तब तक उनका एनरोलमेंट हो सकेगा, ताकि कोई भी एनरोलमेंट से छूटे ना, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने से छूटे ना। दूसरे स्वीप के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के जगह जगह पर फोक डांसेस, फोक मीडिया, इन सब के इतने अच्छे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें गांव वाले, बस्ती वाले, ये लोग बहुत रुचि ले रहे हैं। मैंने खुद अपने आसपास देखा है कि इनका भी काफी असर हो रहा है। तीसरी चीज जो चुनाव आयोग करता है वो अन्य प्रचार माध्यमों को, जैसे रेडियो को, FM रेडियो को, दूरदर्शन को और दूसरे प्रिंट मीडिया को, इन सब के लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छी कार्य योजना बनाई है। इसके माध्यम से भी वो वोटरों को बाहर निकालने के लिए, जो उनको वोट के लिए प्रेरित करने के काम करते हैं। तो इस तरह से देखना है कि इन प्रयासों का क्या परिणाम आगे होता है। पीक ऑफ समर का ज्यादा असर होता है कि इन प्रयासों का ज्यादा असर होता है और ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है, ये आगे देखना हम लोगों को उचित होगा। बिल्कुल। ओपी रावत जी, इस बार हम देख रहे हैं कि कैसे डाकघरों को, बैंकों को भी जोड़ा गया है। इसके जरिए किस तरह की पहल है और थोड़ा बताइए इन कोशिशों के बारे में। डाकघरों और बैंकों में भी बहुत लोग जाते हैं जनधन अकाउंट के कारण और तरह तरह के अपनी सेवाएं लेने के कारण। अटल पेंशन योजना हुई और दूसरी योजनाएं हुई, इन सब के लिए भी बहुत लोग इन स्थानों को पहुंचते हैं और वहां पर उनको सारी जानकारी, मतदान दिवस, मतदान के लिए क्या क्या करना है, कितने साल के ऊपर, 85 ईयर्स के ऊपर जो घर जाके मतदान की व्यवस्था है, इन सब की जानकारी देने की व्यवस्था वहां की गई है ताकि लोगों को सारी सुविधाओं की जानकारी हो और वो पूरा लाभ उठाकर मतदान के लिए आगे आ सके। ये जिस करार की हमने बात की है तो डाक विभाग और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ करार है। शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ भी तमाम करार किए गए हैं। इस जरिए भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इलेक्टोरल अवेयरनेस है वो पहुंचे। इस पे किस तरह से काम होगा? शिक्षा के साथ तो इलेक्शन कमीशन का बहुत सतत जुड़ाव हो गया है। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स इन्होंने सारे इंटर कॉलेजेस और कॉलेजेस में बनाए हुए हैं, जहां छात्र छात्राओं को वोटर पार्टिसिपेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए प्रेरित करने की कहानियां होती हैं, तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं और इंश्योर किया जाता है कि सबको इतनी जानकारी हो कि वो अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में सारे एडल्ट लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। जो पढ़ने के उसमें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है उन्हें भी जानकारी मिल जाए और वो सब इसका लाभ उठा के अपने को एनरोल कर लें और अपना वोट डालने के लिए, मतदान के लिए तय तारीख को जरूर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। ये भी व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग के जरिए की जा रही हैं और शिक्षा विभाग अपने आप से भी, स्व प्रेरणा से भी इस तरह के अनुबंधों के तहत
आगे कार्रवाई करता है और वो भी रैलियां और ये सब करते हैं जिससे कि मतदान बढ़े। बिल्कुल। ओपी राव जी, आपने जैसे एक मौसम का जिक्र किया कि हीट वेव होगी, गर्मी एक बड़ा कारण होगा, कहीं ना कहीं लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर करने का एक कारण, जिसके लिए तमाम तरह के इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए जाएंगे। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जो राष्ट्रीय औसत रहता है एक तरह से वोटिंग टर्नआउट का, कई राज्यों में उस वोटिंग प्रतिशत से, उस एवरेज से बहुत कम एवरेज उन राज्यों में रहता है, कुछ जिलों में और ज्यादा कम रहता है। यानी ये चुनौती कुछ इलाकों में बड़ी है और ज्यादा बड़ी है। कैसे इन चीजों का एनालिसिस होता है और बड़े कारण क्या निकल कर आते हैं? चुनाव आयोग में पिछले इलेक्शंस के समय जो इसी मौसम में होते हैं, उस समय किन किन जगह कम से कम वोटिंग हुई है, ऐसे पोलिंग स्टेशन, ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज, ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ये सब पहले से आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाती है, उनके कारणों का पता लगाया जाता है और उस पर अध्ययन मनन करने के बाद इलेक्शन कमीशन तय करती है कि क्या क्या विशेष उपाय इन पोलिंग स्टेशन, इन कंस्टिट्यूएंसी, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमें करना है। उनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी चर्चा की जाती है, उनको भी प्रेरित किया जाता है कि वो अपने लिए विशेष उपाय करें इन सभी विशेष क्षेत्रों के लिए। तो ये सब चीजें की जाती हैं और मौसम को देखते हुए वो सभी पोलिंग पार्टी के पास ये व्यवस्था भी रखते हैं कि जो ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर होता है वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि उनमें से अगर किसी को कोई लू लगने की अंदेशा हो तो वो अपने लिए भी यूज कर सकें, और अगर कोई वोटर के लिए कोई ऐसी बात होती है तो उसको भी प्रोवाइड कर सकें और उसको भी लू वगैरह से बचा सकें। तो सभी तरह के प्रयास इलेक्शन कमीशन पहले से कर रही होती है। बिल्कुल। थोड़ा मैं समझना चाहूंगी, जो पोस्टल बैलेट है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, किन किन लोगों को ये सुविधा दी जाती है? क्योंकि हम जानते हैं बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ा है, जो उस तरह से समय नहीं निकाल सकता। बड़े लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं जो चुनाव की ड्यूटी में भी लगे होते हैं। थोड़ा पोस्टल बैलेट के बारे में भी समझाइए और कौन से ऐसे लोग हैं जो पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं? पोस्टल बैलेट अपने यहाँ जो कानून में प्रावधान है उसके तहत एक तो सर्विस वोटर्स को, जो आर्मी, एयरफोर्स ने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और फ्रंट पर होते हैं, उनको पोस्टल बैलेट और उनके परिवार के सदस्यों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। इसके लिए ई पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। वन वे इलेक्ट्रॉनिक जर्नी होती है और लौटते में पोस्टल तरीके से होती है। तो ये पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जिस दिन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होती है तभी बैलेट बन जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाता है सर्विस वोटर के पास, और उसके पास काफी समय होता है कि वो उसको प्रिंट करके उस पर वोट अपना मार्क करके उसको लिफाफे में बंद करके जो भी प्रमाणीकरण कराना है वो करके पोस्ट कर सके, और पोस्टल विभाग से स्पीड पोस्ट के जरिए वापस रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने की व्यवस्था भी होती है। दूसरे होते हैं पुलिस ड्यूटी, जो सिक्योरिटी ड्यूटी में लगे होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, ये सब इलेक्शन ड्यूटी में लगे होते हैं। इनके लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होती है और इनको भी पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाता है, और ये अब जहां पर भी इनकी ड्यूटी है वहां से ये अपना बैलेट भेज सकते हैं। तीसरे पोस्टल बैलेट उन लोगों के लिए होता है जो एक उम्र से अधिक हो या अस्पताल में भर्ती हो, उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। आजकल उसको घर से जाके और अस्पताल से जाके वोट कराने की व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। पिछले इलेक्शन में जो यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में हुए थे, उसमें इन्होंने इसकी उम्र की सीमा 80 साल रखी थी कि 80 साल के ऊपर उनके घर जाके वोट कराया जाएगा। पूरी पार्टी जाएगी, वीडियोग्राफी होगी और उसमें उनसे वोट घर पर ही कराया जाएगा। इस बार लोकसभा के समय उन्होंने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर इसको 85 वर्ष कर दिया है कि 85 वर्ष से ऊपर के लोग घर से वोट करने को ऑप्ट कर सकते हैं और वहां घर पे जाके वोट कराया जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल। हमने शिक्षा मंत्रालय की बात की थी अभी ओपी रावत जी, और भी मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे की बात की जाए, पेट्रोलियम की बात की जाए, तमाम मिनिस्ट्रीज हैं जो एक साथ आ रही हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा चुनाव जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है, उसे बढ़ाने को लेकर कुछ कोशिशों का जिक्र आपने भी किया था। मैं थोड़ा और समझना चाहूंगी और किस तरह की पहल है जो इस बार नई है। हम तमाम सेलिब्रिटीज के जरिए जो अवेयरनेस के मैसेजेस हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, बाकी और क्या पहल है जो इस बार नई की जा रही है? इस बार भी पिछली बार की तरह सभी हैं जो इनके नेशनल आइकॉन होते हैं, जो स्टेट आइकॉन होते हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज होते हैं, उन सबको तो जोड़ा ही गया है और उन लोगों ने भी जगह जगह जाके प्रचार किया है, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार किया है।
इस बार एकदम से नया इन्होंने ये किया है कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम में यूथ की एक्टिविटीज बहुत बढ़ाई हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको एनरोल करने और उनको वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी नई पहल इस बार की गई है जो हर जगह देखने को मिल रही है और उसमें यूथ में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जगह जगह हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तमाम ऐसे भी जिले हैं जहां पर मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, यानी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आए। इस तरह के छोटे छोटे आयोजन भी हैं ताकि हर व्यक्ति तक, हर घर तक इस अवेयरनेस को लेकर पहुंचा जा सके। हमने भी पोस्टल बैलेट की भी बात की थी ओपी रावत जी। एक PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एलोकेटेड टू फॉरेन सिटीजन्स, जो कुछ हमारी पड़ोसी देश हैं उनको छोड़कर तमाम और जो देश हैं उनके लिए ये लागू होता है। NRI भी है। NRI और PIO के लिए किस तरह के प्रावधान होते हैं, अगर आप ये भी हमें बताएं। एक्चुअली इन लोगों को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। 2010 में ये अमेंड किया गया और इनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसमें यही शर्त थी कि एनरोल तो कर सकते हैं वो पासपोर्ट और उसके आधार पर, अपने स्टेटस के आधार पर, लेकिन वोट डालने के लिए उन्हें अपने पोलिंग स्टेशन पर ही आना पड़ेगा। तो वो चीज उनके लिए कठिन होती थी कि इतने दूर से सिर्फ एक वोट डालने के लिए यात्रा करें, खर्चा करें और वोट डालने आए। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2-3 पहल की। पहली तो पहल ये थी कि उनको वहीं वोट डालने के लिए एक रिमोट वोटिंग मशीन बनाई, जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, लेकिन अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। जब भी ये आगे बढ़ेगा, एडवांस होगा और लोगों को एक्सेप्टेबल होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा, तब ये चीज PIOs और इन लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। दूसरा कोशिश ये रही है कि इनको वहीं पर पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाए या प्रॉक्सी वोटिंग के लिए सुविधा दी जाए। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो उपलब्ध नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी रावत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं राष्ट्रीय नीति के साथ साथ इस बार जो चुनाव आयोग है बूथ लेवल तक स्ट्रैटेजी बना चुका है ताकि हर व्यक्ति घर से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। और हमारा भी यही संदेश है, सनसद टीवी की तरफ से भी यही संदेश है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार।